देखो ये क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, ये इलिप्स है, ये जिसकी फोकाई है, तो हम इलिप्स की फोकाई निकाल सकते हैं कैसे, ये ए स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया और बी स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया, और अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 5, ये 9, 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहां से हम लोग अगर देखेंगे तो ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 5/9, यानी ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/3 हो गई। और उसके बाद जो इलिप्स की फोकाई होती है वो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होती है, तो यहाँ पर प्लस माइनस ए की वैल्यू 3 है, ई की वैल्यू 2/3 कॉमा 0 है, ये कैंसिल हो गया, तो फोकाई जो हो गई 2,0 और -2,0 हो गई। अब इससे उन्होंने क्वेश्चन ने कहा है जो प्लस है वो F1 है और जो माइनस है वो क्या है F2 है, तो इसका मतलब कि ये F1 का वैल्यू 2 है और F2 की वैल्यू क्या है -2 है। अब उसने कहा है कि दो पैराबोला है P1 और P2, इस पैराबोला का वर्टेक्स ये है और फोकस ये है, तो ध्यान से सोचो ये फोकस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, तो अब मैंने यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो गया 2,0 हो गया कि नहीं हो गया, और वर्टेक्स 0,0 है, तो तुरंत सबके दिमाग में बात आनी चाहिए कि पैराबोला का एक्सिस क्या है, तो कैसे मिल पाएगा भाई 2,0 वाला पॉइंट यही तो होगा और वर्टेक्स ये है, तो फोकस हमेशा ओरिएंटेशन के अंदर होता, तो यही होगा कि नहीं होगा, और यहां से फोकस से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस ही तो ए कहलाती है, तो इसका मतलब कि जो P1 पैराबोला है वो एक्चुअल में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म का है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है, तो ये हो गया। और फिर उन्होंने ये बात बोली है इस पैराबोला पे टेंजेंट जो है T1 है और उसकी स्लोप ये, तो यानी कि पैराबोला पे जो टेंजेंट का काम होगा वो इन टर्म ऑफ स्लोप होगा, तो इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी T1 जो हो गई वो y इक्वल टू m1x प्लस a, यहां से a अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे भाई 4a इक्वल टू 8 हो गया, स्मॉल a यूज नहीं किया हमने यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं अच्छा नहीं ये कर दिया था, तो ये और वो a अलग अलग है ना, तो यहां से a की वैल्यू 2 हो गई, तो 2/m1 हो गया। और फिर उन्होंने कहा है कि ये पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो अगर ये इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, F2 की वैल्यू ये है, तो दैट मीन्स कि ये पॉइंट क्या हो गया -4,0 हो गया, और जब -4,0 वाला पॉइंट इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो अब मैं यहां से ये बोल सकता हूं, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बोल सकता हूं m1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब सिमिलरली जो सेकेंड पैराबोला है उसका वर्टेक्स ये है और फोकाई, तो यहां पर जो है फोकाई F2 की वैल्यू जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो -4,0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अब यहां पर पहले इतना लिखो, थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो अब मैं नेक्स्ट ये कह रहा था कि जो P2 पैराबोला है उस पैराबोला में क्या हो जाएगा वर्टेक्स ये है फोकाई ये, और फिर हमने कहा कि पैराबोला की कभी भी इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले हमें उसका एक्सिस देखना होगा, तो हमने यहाँ पे देखा एक्सिस क्या है वर्टेक्स 0,0 है और फोकाई -4,0 है, तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ गई कि ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे होंगे, तो यानी अगेन P2 जो पैराबोला होगा वो पैराबोला होगा जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, और साथ में देख रहे हैं कि फोकस ये है, तो फोकस हमेशा ओरिएंटेशन के अंदर होता है, तो दैट मीन्स ये जो P2 पैराबोला हुआ इसका नेचर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax फॉर्म का हुआ, और तुरंत सबके दिमाग में बात ये आई a क्या था वर्टेक्स के फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे a की जो वैल्यू दे दी गई वो क्या गई 4 हो गई, तो ये जो पैराबोला हम लोग को मिल गया है ये -16x, और इस पे उन्होंने कहा टेंजेंट जो है वो T2 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्लोप क्वेश्चन ने बताइए क्या है m2 है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई y इक्वल टू m2x प्लस a/m, और यहां से जब हम बात करेंगे तो ये जो इक्वेशन से तो a की वैल्यू -4 आ गई,
तो y इक्वल टू m2x माइनस 4/m2, और ये पैराबोला पॉइंट पास हो रहा है f1,0 से, तो f1 की वैल्यू क्या थी 2, तो दैट मीन्स ये 2,0 से पास हो रहा है, तो 2,0 से पास हो रहा है तो इसको क्या करेगा ये सेटिस्फाई, तो मैंने यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करा दिया। तो यहां से जब इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो फाइनली m2 स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा 2 आ जाएगा, और अब हमारी जरूरत क्या थी 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, तो यहां से m1 स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, तो दैट मीन्स ये 2 आ जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये था ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप, ये क्वेश्चन जो था ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, तो अब इसको नोट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि E1 और E2 टू इलिप्स दिए गए हैं जिनका सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन जैसे सेंटर बोल दिया तो इसका स्टैंडर्ड इलिप्स की बात हो गई। अब एक्सिस के बारे में क्या कह रहा है वो कि E1 जो है उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो दैट मीन्स कि जो E1 इलिप्स हुआ उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है इसलिए a ग्रेटर देन b बनेगा इसमें। फिर E2 जो इलिप्स है उसका मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, अब चूंकि इसमें a और b यूज कर चुके हैं इसलिए इसमें c और d लिख दे रहा हूं मैं, यानी सेकंड जो इलिप्स दिया गया वो वर्टिकल इलिप्स है, और जब वर्टिकल इलिप्स दिया गया है तो इसका मतलब कि इसमें d ग्रेटर होगा किसे c से। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि S एक सर्किल है, ये एक S सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2, और एक लाइन जो दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे, ये लाइन जो है S वाले सर्किल को ये लाइन P पे टच कर रही है, E वाले को Q पे टच कर रही है, और E2 वाले को ये R पे टच कर रही है, ठीक। और साथ में हमसे ये भी बोला गया है कि ये जो E1 इलिप्स है इसकी एसेंट्रिसिटी E1 है, इसकी एसेंट्रिसिटी E2 है, और साथ में एक चीज हमें और दी गई है क्या कि PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 2√2/3। तो एक बात ध्यान दो, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन जो लिखे हैं वो एसेंट्रिसिटी से रिलेट है, तो यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई क्या कि मुझे इस क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब मैं E1 और E2 निकालूंगा। अब एक बात जरा सोचो, E1 E2 निकलेगा कैसे, उसके लिए ध्यान से सोचो, ये लाइन इसकी भी टेंजेंट है इस इलिप्स की, और यही लाइन इसकी भी टेंजेंट है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा कि ये लाइन जो है इसको Q पे टच कर रही है, तो मैं क्या करूंगा सोचो, सबसे पहले मैं इस P पॉइंट पे ये इसका निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद मुझे P पॉइंट मिल जाएगा, बोलो, और जब मुझे P पॉइंट मिल जाएगा तो मैं P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा, और वो जो टेंजेंट होगी इलिप्स की फिर टेंजेंट, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 टेंजेंट, ये दोनों आइडेंटिकल होंगी क्योंकि सेम टेंजेंट है, तो उनके फिर रेशियो बराबर करूंगा, इसे ए बी में एक इक्वेशन। फिर अब जब ए बी में एक इक्वेशन मिल गई तो दूसरी इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है क्या, इसमें a ग्रेटर है b से, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस E1 स्क्वायर, फिर वहां वैल्यू पुट कर देंगे तो E1 आएगा। फिर ऐसे ही सिमिलरली दूसरे के साथ करूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन और इस सर्किल का क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम बोल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि इसको टच कर रहा है, तो इस वजह से इसका जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा। और लाइन और सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने सिखाया है कि लाइन से x की या y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x इसमें पुट कर देंगे, और पुट कर देने के बाद इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, जब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया गया तो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो इससे मुझे जैसे 1 इसमें पुट होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब कि जो P पॉइंट हुआ, इसको अभी ध्यान रखना, P पॉइंट जो हुआ वो क्या हो गया 1,2।
अब जरा एक बात सोचो, क्या भाई मैं इसके ऊपर टेंजेंट तभी तो लिख पाऊंगा जब मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट पता होगा, बोलो। इसके ऊपर टेंजेंट तभी एट द पॉइंट लिख पाओगे जब आर का कोऑर्डिनेट पता होगा। तो वो कैसा हो रहा, फिगर विजुलाइज कर पा रहे, एक सर्किल होगा उसके ऊपर टेंजेंट खींची गई, वो एलिप्स को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पी पॉइंट तुम्हें पता है, और जो वो टच कर रहा है एक इस पे किस पे कट कर रहा है, एक क्यू पे टच कर रहा है और एक क्या आर पे। तो ध्यान से सोचो, अगर मुझे क्यू पॉइंट मिल जाए तो उस एलिप्स के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट में लिख सकता हूं, और वो टेंजेंट और जो क्वेश्चन ने ये टेंजेंट दिया आपस में आइडेंटिकल होनी चाहिए कि नहीं, तभी तो उनके रेशियो बैलेंस होंगे। अब वो पॉइंट निकले कैसे, इसके लिए क्वेश्चन ने कंडीशन दी है, तो क्या इसका फायदा कैसे उठाओगे, तो जरा ध्यान से सोचो, ये लाइन ही तो टच कर रही है, अब दिमाग लगाओ, पी पॉइंट है, पी क्यू, ये डिस्टेंस हो रही है कि नहीं हो रही, अब किसी पॉइंट पे कुछ डिस्टेंस में अगर पॉइंट निकालना है तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, तो यहां से जो m की वैल्यू आ गई वो -1 हो गई कि नहीं, और जब -1 हो गई तो पॉइंट कैसे निकलेगा, x - 1 अपॉन ये cos 135 डिग्री की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। अरे भाई -1 कितनी की वैल्यू होती है, 135 की होती है कि नहीं होती है, और ये +-2√2/3, एक प्लस से सॉल्व करोगे तो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, माइनस से सॉल्व करोगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिले उसमें से एक कोऑर्डिनेट क्यू का कहलाएगा और एक कोऑर्डिनेट क्या, और फिर उन पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, वो इक्वेशन और ये लाइन क्या होंगे, क्लियर। तो अब एक बार प्लस साइन ले लेता हूं, एक बार क्या माइनस, तो x - 1 = 2√2/3 cos 135 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर y - 2 = 2√2/3 sin 135 डिग्री, ये -1 है तो यहां से थीटा की वैल्यू 135 डिग्री आई है, इसको लिख लेते हैं, फिर थोड़ी जगह बनाते हैं। तो अब जब इनको सॉल्व कर लिया गया तो ये पॉइंट आ गया, अब डिसाइड ये करना कौन क्यू है कौन आर है, तो इसको बहुत नॉर्मली डिसाइड कर सकते हो कि देखो जरा, यहां पर इस सर्किल का सेंटर क्या है 0,1, तो 0,1 सेंटर यहां होगा, एक इलिप्स हॉरिजॉन्टल है, इलिप्स हॉरिजॉन्टल ये वाला ऐसे बनेगा, फटाफट देखना इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और ये एक ऐसे आएगा इलिप्स, दूसरे सर्किल का सेंटर 0,1 है, तो 0,1 यहां आया, और उससे फिर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस क्या है √2, तो जब वो उसको इस तरीके से ये कुछ ऐसे इस तरीके से काटता हुआ जा रहा होगा, इसके ऊपर का जो पॉइंट है वो P है, तो खुद ही कॉमन सेंस से सोचो कि ये ऊपर एक चल रहा है नीचे चल रहा है, तो जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट होगा वही तो प्लस में रखा जाएगा, भाई जो अपवर्ड चलता है उसी को तो हम लोग प्लस रखते हैं, तो यहाँ ऊपर वाले के लिए जो टच करने वाली बात हो रही है वो किस पे हो रही है, R पे हो रही है कि नहीं हो रही है, भाई जो ये वाला वर्टिकल एलिप्स है वो R होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा Q हो जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब जो प्लस वाला है ये R को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q को। यहां तक बात समझ में आ गई, इसको लिख लेंगे फिर इसको रब करता हूं मैं। तो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि अब मैं Q पॉइंट मुझे मिल गया, तो Q पॉइंट में मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा, और क्वेश्चन के हिसाब से ये लाइन भी इस इलिप्स की टेंजेंट है, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वेशन क्या होंगे आइडेंटिकल, जिससे मैं रेशियो को बैलेंस करूंगा। अब एट द पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, टेंजेंट एट E1 सीधे लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा 5/3 a² x y1 इक्वल टू 1, और अब सारे टर्म एक साइड, इसको भी एक साइड कर लेंगे, और अब रेशियो जो बैलेंस करेंगे ये हो गया। अब फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल करेंगे, सेकंड वाला थर्ड के इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद a² की वैल्यू आएगी और इक्वल करने के बाद b² की वैल्यू आएगी, वो निकाल के हमको बताएंगे। और ऐसे ही अब यहां पर r वाले पॉइंट पे टेंजेंट इस पे खींची जाएगी, तो टेंजेंट एट E2, तो E2 r वाला पॉइंट ये है, तो 1/3 c² x प्लस 8/3 d² y -1 इक्वल टू 0, और ये लाइन भी इसकी टेंजेंट है, तो वन सेकेंड इनके भी रेशियो बैलेंस होंगे, तो यहां पर
ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल करेंगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू, सेकेंड वाला थर्ड के इक्वल करेंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा तो ध्यान से देखो इसमें ए ग्रेटर है बी से, तो इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट लगेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस, इसकी एसेंट्रिसिटी उन्होंने इवन बोली है, यहाँ पे डी ग्रेटर है दिस से, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सी स्क्वायर इक्वल टू, भाई इसमें क्या रिजल्ट लगता था जब ए ग्रेटर होता था बी से, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, तो ए की जगह यहाँ सी है ना, तो और इसकी एसेंट्रिसिटी उन्होंने क्या बोली है, E2 बोली है। तो अब फटाफट यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और E2 की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर फॉर्म में ही निकाल लेना है क्योंकि ऑप्शन जो है ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है और इसमें E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर इसके फॉर्मेट में दिया और E1 E2 दोनों में ही दिया गया है, तो वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट। तो यहाँ से जब इसको अब ए और बी की वैल्यू तो E1 की वैल्यू ये आ गई, ये पुट कर दिया तो E2 की वैल्यू ये आ गई, ये लिखा हुआ है। इन ऑप्शनों में A1 स्क्वायर E2 स्क्वायर की वैल्यू पुट करो और पुट करके देख लो किसकी किसकी वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आ रही होगी वही हमारा सही ऑप्शन हो। ऑप्शन में ये वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे देख लो कौन सी वैल्यू सही आ रही है, कौन कौन सा सही है, ए करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। और तो यहाँ पे जब चेक किया गया तो ये ऑप्शन ए और बी ये करेक्ट है, तो जाके ये क्वेश्चन हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, तब जाके इलिप्स का काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन, ये जो लास्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि F1 और F2 इसके फोकस दिए गए हैं इलिप्स के। तो जब इलिप्स के फोकस दिए गए हैं तो यहाँ से हम ए स्क्वायर का वैल्यू ये हमारे पास 9 है, बी स्क्वायर का वैल्यू ये 8 है, तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 8 इक्वल टू 9, तो ई की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 1/3 आ गई। तो फोकाई जो हो गई वो प्लस माइनस ए कोमा 0 होगी इसकी, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 3 है, ये कैंसिल हो गई तो फोकस 1 दिस हो गए। तो ये F1 इसने x1 को निगेटिव बताया, तो F1 वाला जो पॉइंट है वो -1,0 होगा और F2 वाला जो पॉइंट होगा वो 1,0 होगा। फिर एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0,0 और फोकस ये है, तो फोकस इसका है मतलब ये 1,0 हो गया। अब जरा ध्यान कर रहे हैं कि जैसे पैराबोला आता है तो हम लोग एक्सेस जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि वर्टेक्स ये है और फोकस ये है, तो दैट मीन्स ये पैराबोला का ओरिएंटेशन ऐसा है और वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस ही a होती है, तो ये फाइनली पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया। अब क्वेश्चन ने एक खास बात और बोली है कि ये जो पैराबोला है ये इस इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है m और n पे। आप जरा यहाँ पे ध्यान दो कि ये इलिप्स है, ठीक, और पैराबोला ये आ गया है, तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये जो पैराबोला है इस इलिप्स को m और n पे इंटरसेक्ट कर रहा है। m जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, n जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है उन्होंने हमसे पूछा है आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल F1 MN। एक बात और सब लोग ध्यान दे देंगे, क्या ध्यान दे देंगे, क्या कि यहाँ F1 तो ये है बाहर, ये पॉइंट F1 तो यहाँ पे है ना, तो एक बात जरा सोचो, क्या m और n में x कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि पैराबोला तो सिमेट्रिकल फिगर है और इलिप्स भी सिमेट्रिकल है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे m और n पे x कोऑर्डिनेट सेम होगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब ट्रायंगल की मैं वर्टेक्स देख रहा हूँ तो ये जो ट्रायंगल मिल रहा है ये ट्रायंगल कैसा मुझे मिल जाएगा जरा बताओ, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे कि नहीं। अच्छा एक बात और हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखें तो यही तो हमारे एल्टीट्यूड होगा कि नहीं होगा पहला, और एक एल्टीट्यूड मिल गया, दूसरा एल्टीट्यूड मैं निकाल दूंगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, आर्थो सेंटर। तो अब मैं काम क्या करने वाला हूँ, m और n का कोऑर्डिनेट निकालने वाला हूँ, उसके लिए इस पैराबोला और इलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या कर देता हूँ, y स्क्वायर को यहाँ पुट कर देता हूँ, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लूंगा, और उन x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहीं पे पुट कर देंगे, सीधे x y की वैल्यू दे देगा। तो निकालते हैं पहले इतना काम। देखो फिर इसके क्वेश्चन नंबर 28 वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, ये
28 वाले में बोल रहा है कि टेंजेंट टू द इलिप्स एट m एंड n, तो ये m पॉइंट पे उन्होंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है और n पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। मीट एट r, क्योंकि ये सब कुछ सिमेट्रिकल इसलिए r वाला पॉइंट तो जाएगा यहीं पे ही। ये बात क्लियर है? अरे भाई सिमेट्रिकल है ना पूरा, तो इसका मतलब इसमें r वाले पॉइंट जो होगा उसमें y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, भले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों ना निकाल लिया जाए। अब उसके बाद उस क्वेश्चन ने एक बात और भी बोली है। क्या बोली है कि नॉर्मल टू द पैराबोला एट m मीट द x एक्सिस एट q, तो ये चूंकि ये टेंजेंट वाली लाइन है, इसके ऊपर एक नॉर्मल हमने खींच दिया, इसी के ऊपर ओवरलैप कर दे रही है, एल्टीट्यूड ना कोई समझे इसको भी, तो इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया तो ये q पे मीट कर रही है। तो यहां से एक जो ट्रायंगल हम लोग को मिल रहा है, ट्रायंगल MQR, ये ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना है। और दूसरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FM1 and F2। तो यहां पे एक बात जरा देखो, F1 एक फोकस है और F2 जो है ये दूसरा फोकस है। तो यहां से जो एरिया हम लोग को निकालना हो रहा है, ध्यान देना, ये और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसको अगर मैं बोलना चाहूं तो ये चूंकि सिमेट्रिकल तुम्हें दिख रहा है, तो इतने पार्ट का अगर मैं एरिया निकाल देता हूं तो इसको ट्वाइस कर दूंगा तो एक ही तो मतलब होगा। तो इसलिए मैं यहां से ये बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल MQR अपॉन ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल MF1 F2। और F1 F2 तो मुझे पता है, देखो नीचे वाला एरिया तो सीधे पता है क्योंकि ये तो 1,0 आया था। अब जरा ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का जो एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, तो यहां से सीधे ये देखा जाए तो ये 2 हो गई और वर्टिकल हाइट √6 हो गई कि नहीं। तो इसका मतलब कि ऊपर वाले पार्ट का एरिया भी हमें निकालना होगा, लेकिन नीचे वाले पार्ट का एरिया तो हम लोगों ने निकाल लिया है। ये इतना आ गया। अब ऊपर वाले पार्ट का एरिया कैसे आएगा, तो पहले मुझे m पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान से सोचना, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे n पॉइंट पे टेंजेंट मत लिखो। क्यों? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन यही तो आ रहा है, तो सीधे इससे अच्छा मैं टेंजेंट की इक्वेशन में y0 पुट कर दूं तो x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और जब ये मुझे मिल गया तो जरा ध्यान दो, अब मुझे जो एरिया निकालना है वो MQR का निकालना है। तो m तो मुझे पता ही है, ठीक, r मुझे मिल ही जाएगा। क्यों? अरे भाई टेंजेंट की इक्वेशन y0 पुट किया तो मिल गया कि नहीं मिल गया। और अब एट द पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी आती कि नहीं आती है, और एट द पॉइंट में नॉर्मल की इक्वेशन जब लिखूंगा तो उसमें y0 पुट कर दूंगा, जिससे मुझे q का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा कि नहीं। अब q पता है और r पता है तो फिर से बेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब बेस पता है, इसकी हाइट तो पता ही √6, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो चलो भाई अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या? m पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो इलिप्स की इक्वेशन ये है, तो जब इलिप्स की इक्वेशन ये है तो टेंजेंट की इक्वेशन इस पे क्या आ जाएगी, 3/2 × 9x प्लस √6/8 × y इक्वल टू दिस। और इसमें y की वैल्यू हमने क्या बोली, 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू फाइनली 6 आ गई कि नहीं आ गई। तो यहां से 6,0 ये मिल गया हम लोग को। अब नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग को पता है क्या होगी, ये तो टेंजेंट थी भाई, नॉर्मल x माइनस x1 और x1 अपॉन a², y माइनस y1 अपॉन b²। और ये नॉर्मल कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस पे कट कर रही है, तो इसलिए इसमें भी y की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे कि नहीं। ये देखो ध्यान से, ये 2 नीचे आ गया और ये 3 है, ये तो ऊपर जाके ये 6 बन जाएगा कि नहीं। और इसमें x एक्सिस पे कट कर रहा है इसलिए y0 पुट कर दो। जरा ध्यान दो यार, मन में ही कर, y0 पुट हुआ तो √6 कट जाएगा ना। और अब बचेगा कितना, तो यहां से x का वैल्यू माइनस दिस और ये 4/3 हो गया। तो फाइनली यहां से x की वैल्यू 4/3 प्लस 3/2, तो कितनी हो गई ये वैल्यू, 17/6 आ गई कि नहीं आ गई।
तो Q का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या 17/6 कॉमा 0। अब ये मुझे पता है, ये पूछा है, तो QR की लेंथ आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां से एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 QR इंटू √6 अपॉन 2 इंटू √6। ये कैंसिल कर दो। QR की लेंथ कितनी आ गई? निकाल के रख दो वैल्यू। QR का डिस्टेंस तो 17 - 6 होल ऑफ स्क्वायर, ये सब 0 0 लिखोगे ना, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं। 36 में से 17 गया, कितना बचा? 36। 17 माइनस कर दो, 9, ये कितना गया? 19 आ गया कि नहीं? तो फाइनली ये कितनी लेंथ आ गई? 19 आ गई कि नहीं? तो 19/4। तो यहाँ पे कोई, इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, देख लो कहीं कोई छूटा छाटा तो नहीं है। ये क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे इसको सही कर लेना। तो यहाँ से Q की वैल्यू ये आ जाएगी, Q पता लग गया, R पता लग गया, तो QR निकल आया, यहाँ पुट कर दोगे तो इसका ये रेशियो आ जाएगा। तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया। अब इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करते हैं।